Hello students, in history we are discussing about the nationalism in India and we have learned about the Satyagraha movement, non-cooperation movements and different aspects of the Swaraj in different parts of country. So today we will discuss about the towards civil obedience. Firstly, let me try to understand the meaning of the civil disobedience. सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा। इनमें बहुत ही रिस्पेक्टफुली हम किसी की बातों को रिजेक्ट कर दें, दैट इज कॉल्ड एज द सिविल डिसओबीडियंस। So as we know, in February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement, and its main reason was that the violence in the different parts of the countries. कि 1922 में फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को वापस लेने का डिसीजन लिया और इसका मेन रीज़न था कि बहुत सारी प्लेसेस पे आपकी वायलेंस देखने को मिलने लगी थी। इसके अलावा जो मास स्ट्रगल था जो अधिकांश जगहों पे देखने को मिल रहे थे वो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो रही थी। कांग्रेस भी इन सारी चीज़ों से, मास स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। तो इस वजह से वह भी, अब कांग्रेस पार्टी भी ये चाह रही थी कि जो प्रोविंशियल काउंसिल के लिए इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन लेने का जो काम है उस पर ज़्यादातर ध्यान दिया जाए। सो they felt that it was important to oppose British policies within the council, argue for reform and also demonstrate that these councils were not truly democratic. कांग्रेस ने इसके साथ ही एक और चीज़ महसूस की कि इस काउंसिल के थ्रू कहीं ना कहीं हमारी जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ बनी हुई हैं इस काउंसिल्स को लेकर के, रिफॉर्मेशन को लेकर, या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ चल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के थ्रू, तो वह कहीं ना कहीं अनडेमोक्रेटिक थी। उनमें किसी तरह का कोई डेमोक्रेटिक शॉल देखने को नहीं मिल रहा था। इस वजह से कांग्रेस भी उससे नाराज़ थी और उसकी अपोज करने के लिए तैयार थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, दो ऐसे लीडर्स सामने आते हैं जिन्होंने मिल कर के एक स्वराज पार्टी बनाते हैं और वे काउंसिल के जो इलेक्शन है उसके सपोर्ट में कांग्रेस के साथ चलने की बात करते हैं। बट जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये हमारे यंगर लीडर थे जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंस को चाह रहे थे। जो रैस्कल मास एजिटेशन चल रहा था या जो भी पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश की, उसके खिलाफ पूरी तरह से थे। ये टोटली रिफॉर्म चाहते थे, फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा उनमें मनमुटाव होता है और ये दो धाराओं में बहनी शुरू हो जाती हैं। पहला आपका सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में आगे बढ़ती है और दूसरी हमारी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र के अंडर में चलती हैं। इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड dissension, two factors again shaped Indian politics toward the late 1920 कि 1920 के लास्ट में जो चल रहा था, जो द्वंद्व बना हुआ था, वो यहाँ पर भी अब इस समय में भी ये चीज़ें दोबारा उभर कर आने लगी। द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। यहाँ पर हम देख सकते हैं पहली चीज़ जो वर्ल्ड वार की वजह से पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन जो बना था, हम जिसे कह सकते हैं कि आर्थिक महामंदी जो पड़ी हुई थी, उसका भी असर इंडिया पे मिल रहा था। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थी वो पूरी तरह से गिरनी शुरू हो गई थी, जो बाद में 1926 से 1930 के बाद से ही वह धीरे धीरे
उभरनी शुरू हुई, वो अच्छी होनी शुरू हुई। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By 1930, the countryside was in turmoil. कि इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये पूरी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनमें हम उन प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था उस समय। पहली चीज़ हम सबने देखा कि आपका जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, उसके बाद से उसका असर पूरे वर्ल्ड पे ही देखने को मिलता है। उनमें बहुत जगहों पे सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा था इकोनॉमिक डिप्रेशन का, आर्थिक मंदी का वहाँ पे देखने को मिलता है। और उसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थी उनकी जो प्राइसेस थी वो अचानक से ही गिरनी शुरू हो गई। और इसकी वजह से हुआ क्या कि एक्सपोर्ट वहाँ पे मना होने लगे, लोग इंपोर्ट तो करना चाह रहे थे बट लोग बहुत ज़्यादा उस सामानों को इधर उधर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा वो रुचि नहीं दे रहे थे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। पीजेंट्स के सामने ये प्रॉब्लम होने लगी कि वह अपनी हार्वेस्ट को बेचे कहाँ पे, जिससे उनको कुछ रिवेन्यू मिल सके। तो इस तरह से हम पूरे 1930 तक ये पूरा सिलसिला चलता है और जो हमारी कंट्री साइड है, जो विलेज एरियाज़ हैं, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती हैं फाइनेंशियली। अगेंस्ट दैट बैकग्राउंड, द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन constituted a statutory commission under Sir John Simon, set up a response to the nationalist movement. The commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. कि अब ये पूरी इंडिया में जो प्रॉब्लम चल रही थी, इसके साथ ही साथ जो नेशनलिज्म का जो प्रभाव देखने को मिल रहा था, हर जगह पे लोग रिवॉल्ट कर रहे थे, एक दूसरे के अगेंस्ट हो जा रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में ब्रिटेन में स्टैचुटरी कमीशन एक वहाँ पे बनाई गई और उसके पूरा नेतृत्व या उसका जो गाइडलाइन था वह था सर जॉन साइमन के हाथों में। उनके नेतृत्व में आपका एक स्टैचुटरी कमीशन वहाँ पे बनाया जाता है और इस कमीशन का मेन काम था कि इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको वह जाकर के देखे, समझे और नेशनलिस्ट लोगों से मिल कर के उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। तो इस तरह से वह हमारा कमीशन तो बन गया, लेकिन इस कमीशन के जो मेंबर्स थे कोई भी उसमें इंडियन मेंबर नहीं था। उसमें जो भी मेंबर्स थे वह ब्रिटेन से थे। तो निश्चित है कि ऐसी कंडीशन में जो आपके इंडियन पीपल्स थे वो उसके नाराज़ होते हैं, उनके अगेंस्ट जाते हैं और इस कमीशन का विद्रोह करते हैं। अब इसकी प्रॉब्लम ये थी कि अब वो इंडियन पीपल्स की प्रॉब्लम को समझने के लिए ही वो आ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई इंडियन मेंबर था ही नहीं। तो जब इंडियन मेंबर होगा नहीं तो निश्चित है कि उनकी प्रॉब्लम को समझना बहुत ही मुश्किल होगा उस कंडीशन में। सो इस वजह से यहाँ पे ये जो आपका सर जॉन साइमन के नेतृत्व में जो कमीशन आया उसका उन्होंने विद्रोह किया था और इसको हम कहते हैं साइमन कमीशन के नाम से भी इस स्टैचुटरी कमीशन को जाना जाता है। सो लेट वी डिस्कस अबाउट दिस कमीशन। व्हाट हैपेंड व्हेन साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया? कि when the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." कि ये कमीशन हमारी रेडी होती है और उसको इंडिया के लिए भेजा जाता है। और जब 1928 में साइमन कमीशन वापस आता है तो वहाँ पे लोगों ने "गो बैक साइमन" का स्लोगन देना शुरू कर दिया। All parties, including the Congress and the Muslim League, participated in the demonstrations. कि और इस तरह की जो ग्रीटिंग थी इस कमीशन की, इसमें आपकी कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और भी जो
छोटी छोटी पार्टीज थी वह सभी सामने आई और एक साथ इस कमीशन का विरोध किया. In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of Dominion states for India in an unspecified future and a round-table conference to discuss a future constitution. कि अब इस विद्रोह के बाद 1929 अक्टूबर मंथ में इस साल लॉर्ड इरविन जो उस समय के वायसराय थे उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात कही. डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये कि ऐसा स्टेट या एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर जो लोकल लोग हैं वही उसका शासन चलाएंगे. तो इस तरह से डोमिनियन स्टेटस की बात लॉर्ड इरविन ने ऑफ़र किया और साथ ही साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी उन्होंने बताया कि यह फ्यूचर में हम ऑर्गेनाइज करेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उस कॉन्फ्रेंस में हम डिस्कस करेंगे. दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, बट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस लीडर्स वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग. They want the full independence in India. So they are not satisfied. The radicals within the Congress led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose became more assertive. इसमें सबसे ज़्यादा जो अनसेटिस्फाइड थे वह थी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस. ये बहुत ही ज़्यादा असर्टिव थे, बहुत ही ज़्यादा उग्र थे. सो वे सबसे ज़्यादा इसके अगेंस्ट में जा रहे थे. तो इसलिए वो उससे स्टेटस डोमिनियन स्टेटस से और आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थे. द लिबरल एंड मॉडरेट्स who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or the full independence for India. तो ये इनको तो एश्योरिटी माना ही जाता है आपके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को. इसके अलावा जो लिबरल मॉडरेट पर्सन थे मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, तो ये धीरे धीरे हुआ क्या कि उनका जो इफ़ेक्ट था वह धीरे धीरे कम होता गया और इनका प्रभाव सामने आता चला गया. और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 1929 में लाहौर कांग्रेस का एक सेशन होता है और वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस की मांग की थी. It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were to take the place to struggle for complete independence. और साथ ही साथ उसी अधिवेशन में ही आपके दिसंबर 1929 में जो लाहौर कांग्रेस का सेशन हुआ था उस सेशन में ही डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा और लोग प्लेस लेंगे, वहाँ पे प्रतिज्ञा करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए वो स्ट्रगल करते रहेंगे. बट द सेलिब्रेशन attracted very little attention, so Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life. लेकिन इस तरह का जो प्रपोजल था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वो कहीं ना कहीं अनसक्सेस रहा. बहुत ज़्यादा लोगों का अटेंशन वो नहीं ले पाया और महात्मा गांधी के लिए एक नया तरीका मिला कि वह इस तरह के इशूज़ को वह डे टू डे की लाइफ से जोड़ करके अपने मोमेंट्स को आगे बढ़ाएं. और उसी के सेंस में आपका चलता है द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. So let me discuss about what is the salt march and what is the civil disobedience movement. कि आपका सॉल्ट मार्च और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स का
क्या रिलेशनशिप देखने को मिलता है। महात्मा गांधी found in SALT a powerful symbol that could unite the nation। महात्मा गांधी जो कांग्रेस में चल रहा था, जो कंट्रीज़ में चल रही थी, जो डे टू डे की लाइफ में लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उनमें महात्मा गांधी ने एक पॉइंट को उन्होंने फैक्ट किया था, वह था सॉल्ट, नमक। इस सॉल्ट को उन्होंने एक पावरफुल सिंबल के रूप में लिया और उनको ऐसा लगा कि अगर हम सॉल्ट को अपना निशाना बनाते हैं, उसको सिंबलाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उससे रिलेट्स कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्ट का यूज़ हर कोई करता है। ये लोगों की डे टू डे की लाइफ से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था। सो इस वजह से उन्होंने 31 जनवरी 1930 को उन्होंने लॉर्ड एरविन वायसराय को उन्होंने एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने 11 डिमांड्स उनमें रखी थी और उनमें सबसे ज़्यादा डिमांडिंग थी कि जो लोगों की जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड था, लोगों की डे टू डे लाइफ के से रिलेटेड थे, कुछ इंडस्ट्रियल पीजेंट्स से रिलेट्स करते हुए सारे इश्यूज़ को उन्होंने उस लेटर में मेंशन किया था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो प्रॉब्लम है, एक और उन्होंने इशू उठाया था, उसमें था सॉल्ट टैक्स। नमक पे टैक्स जो लगाया गया था उन्हें वापस लेने के लिए भी कहा गया था कि आप ये नमक पे जो टैक्स लगा रखा है उसे वापस आप ले लीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हर कोई यूज़ कर रहा है। और इसी वजह से महात्मा गांधी ने सॉल्ट को ज़्यादा फोकस किया था उस समय थी। सो उन्होंने लेटर तो उन्होंने भेज दिया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर डिमांड फुलफ़िल नहीं होती है 11 मार्च तक, तो वहाँ पे वह एक नई चीज़ वो सामने लाएंगे, दैट इज़ नोन एज द सिविल डिसोबीडियंस। तो 11 मार्च तक का ये पूरा टाइम मिलता है, बट इरविन इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और इस तरह से महात्मा गांधी ने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ अपने आश्रम से, जो उनका साबरमती में जो आश्रम था वहाँ से, और गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक की पैदल यात्रा वो करते हैं। इसमें उनके 78 वॉलंटियर्स होते हैं और ये दूरी लगभग आपकी 240 मील्स के आसपास होती है। इसमें लगभग 24 डेज़ उनको लगे थे और तब जाकर के उन्होंने वहाँ पे वो पहुँचे। वो अभी कुछ दूर तक चले भी थे कि बहुत सारे लोग, बड़े पैमाने पे लोग उनके पीछे से जुड़ना शुरू हो गए और उनके सपोर्ट में आने लगे थे। तो ये यात्रा आपकी स्टार्ट होती है 11 मार्च से और ये कंप्लीट होती है आपके 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को वह दांडी में पहुंचते हैं और वहाँ पर उन्होंने सॉल्ट सी वाटर को बॉयल करके उन्होंने नमक बनाया और वहाँ का जो रूल्स था, जो ब्रिटिश का रूल था नमक ना बनाना अपने डे टू डे की लाइफ के लिए, उसको उन्होंने तोड़ दिया। और यहीं से माना जाता है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की ये स्टार्टिंग थी। सो सॉल्ट मार्च के थ्रू ही आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। सो सॉल्ट मार्च द बिगिंस ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हाउ वॉज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब हम इसमें देखना चाहेंगे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में डिफरेंस क्या है। सो लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड। People were now asked not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921 to 22, but also to break colonial laws. यहाँ पर लोगों को रिफ्यूज़, लोग जो ब्रिटिश के द्वारा अपनाए गए सामानों का यूज़ मना करने के लिए के साथ ही साथ रूल्स को तोड़ने की भी बात कही गई।
इट मीन्स कि आप पहली चीज़ तो उनके सामानों का यूज ना करो, और दूसरी चीज़ कि आप उनके जो लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको आप ब्रेक करते चलो। Thousands in different parts of the country broke the salt laws, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories. तो यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज से नमक लेना उन्होंने बंद कर दिया और सॉल्ट लॉज को ब्रेक किया और ख़ुद वो सॉल्ट को बनाना शुरू कर दिए। At the moment it spread, foreign cloth was boycotted and liquor shops were picked. It means कि आपके मोमेंट्स आगे बढ़ता है, लोग फॉरेन क्लॉथ्स को बायकॉट करते हैं, उनको मना कर देते हैं लेने से, और जो लिक्वर शॉप के आगे पिकेट्स शुरू हो जाते हैं। पिकेट्स का मतलब उसकी जो एंट्री गेट है, उस एंट्री गेट के सामने खड़े होकर के उनको उस रास्ते को ब्लॉक कर देना। Peasants refused to pay revenues and chowkidari taxes, village officials resigned, and in many places forest people violated forest laws, going into reserve forest to collect wood and graze cattle. तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि मोमेंट्स आगे बढ़ता है, लोग क्लॉथ्स को रिफ्यूज़ करते हैं, लिकर शॉप्स के पे जाकर के पैकेट्स करते हैं, पीजेंट्स रिवेन्यू पे करने से मना करते हैं, चौकीदारी टैक्सेस देने से मना करते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स वहाँ पे रिज़ाइन करते हैं और फॉरेस्ट पीपल में वायलेटेड होते हैं और फॉरेस्ट लॉ जो अप्लाई किया गया था उसको वो ब्रेक करते हैं, और वे उस लॉ को ब्रेक करते हुए वो अंदर फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं और वहाँ से लकड़ी कलेक्ट करते हैं या अपनी गायों को ले जाकर उसमें कैटल्स को ले जाकर चराते भी हैं। Worried by the developments, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. कि अब इस तरीके का जो मोमेंट्स इस तरह से बड़े पैमाने पे फैलता चला गया, लोग इससे जुड़ते चले गए, तो इससे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, ब्रिटिश रूलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं और उन्होंने वन बाय वन कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस, और इस अरेस्टिंग का असर ये होता है कि वे और भी ज़्यादा वायलेंट होना शुरू हो जाते हैं। When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowd demonstrated in streets of Peshawar, facing armed cars and police firing. कि यहाँ पे जब अप्रैल 1930 को अब्दुल गफ्फार खान को जब अरेस्ट किया जाता है, तो उस समय बहुत सारे लोग पेशावर की गलियों में बाहर निकलते हैं और जो आर्म्ड कार्स हैं उनको वो पूरी तरह से डिस्टर्ब करते हैं, उनके सामने खड़े हो जाते हैं, पुलिस की फायरिंग के सामने वो खड़े हो जाते हैं। Many were killed. A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Solapur attacked police posts, municipal buildings, law courts, and railway stations, all structures that symbolize British rule. एक महीने के बाद, इट मीन्स आपके मई में जब महात्मा गांधी को खुद उन्होंने अरेस्ट किया, तो ऐसे कंडीशन में सोलापुर में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने उन्होंने पुलिस पोस्ट को उन्होंने पूरी तरह से डिस्टर्ब किया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स को उन्होंने पूरी तरह से डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, ऐसे जगहों पे उन्होंने वहाँ पे जाकर के उन्होंने अटैक किया, उसको डिस्टर्ब किया, डिमोलाइज्ड किया। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें, ये जो बिल्डिंग्स थी, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल को सिम्बलाइज कर रही थी। तो इस वजह से उन्होंने इनको पूरी तरह से डिस्टर्ब किया था। A frightened government responded with a policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested. किस तरह से जो पीसफुल सत्याग्रही चल रहे थे, यानी जो सिविल डिसओबीडियंस में जो निश्चित है कि पीपल्स क्या है वो एकदम पूरी तरह से शांत थे, पीसफुल थे,
लेकिन ब्रिटिश रूल्स ने जब लोगों को वन बाय वन अरेस्ट करना शुरू किया तो ये लोग अटैकिंग होना शुरू हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को, वुमेन्स को, चिल्ड्रंस को भी मारा जाता है और बहुत लगभग 1 लाख के आसपास पीपल्स को अरेस्ट भी किया जाता है। In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movements and entered into a pact with Irving on 5 March 1931. ऐसी कंडीशन में फिर से महात्मा गांधी एक बार इस मूवमेंट को वापस लेने की बात करते हैं और इरविन के साथ एक पैक्ट होता है फिर 5 मार्च 1931 को और उसमें वह पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लेते हैं। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कॉन्सेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इससे पहले भी इस गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन उन्होंने लिया था, जबकि पहली बार जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो महात्मा गांधी ने उसमें पार्टिसिपेट होने से मना कर दिया था और यह कॉन्फ्रेंस आपके लंदन में हुआ था। गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स और इसके साथ ही इस पैक्ट के थ्रू जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको उन्होंने रिलीज करने का भी डिसीजन लिया। In December 1931, Gandhi ji went to London for the conference, but the negotiation broke down and he returned disappointed. कि वो 1931 दिसंबर में वो लंदन में कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर इंडिया वापस आते हैं। Back in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. The Congress had been declared illegal, and a series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstrations, and boycotts. With great apprehension, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement. For a year, the movement continued, but in 1934 it lost its momentum. So यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब वो भारत में वापस आते हैं तो उन्होंने पाया कि गवर्नमेंट्स ने एक नया रिप्रेशन, एक नया दबाव डाल दिया है। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू अभी भी जेल में प्रिजनर थे। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने मीटिंग्स पे पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। डिमॉन्स्ट्रेशन और बाइकर्स को उन्होंने रोकना शुरू कर दिया और उसको पूरी तरह से वहाँ पे अप्रेस्ट कर दी थी। जो लोग भी डिमॉन्स्ट्रेट करते थे या जो बाइकट करते थे उनको पूरी तरह से डिस्टर्ब किया जाता था। सो महात्मा गांधी ने दोबारा से सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को लॉन्च करना चाहा, लेकिन 1 साल बाद मूवमेंट जो कंटिन्यू तो हुआ, लेकिन 1934 में जो मूवमेंट था इसका जो एक दबाव था, या हम कह सकते हैं कि जो पूरी तरह से जो सेटल चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हैं। सो इट इज़ द Salt March and Civil Disobedience Movements, and next video we will try to understand how participants saw the movement. Like non-cooperation movements had a different aspect for the different people. So what was the visions for this movement? So let me discuss in next video.